हरे कृष्णा। आज का जो वीडियो है वो थायराइड के ऊपर होने वाला है। थायराइड क्या है इसे समझेंगे, इसके लक्षण क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं और आयुर्वेद के माध्यम से इसका निदान क्या है, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं थायराइड होता क्या है। देखिए, थायराइड जो है ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि, आप इसे समझ सकते हैं। ये हमारे नेक के पास में स्थित होती है, जो हमारा थ्रोट एरिया है वहाँ पर। इससे दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि T3 और T4 हार्मोन है, जिसे आपने थायरॉक्सिन के बारे में ऐसे सुना होगा, वो हार्मोन्स। अब बेसिकली थायराइड मेन फंक्शन जो है ना, वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उससे रिलेटेड है। हमारे जो शरीर में खाना पचने वाली क्रिया होती है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है थायराइड में, बिकॉज यहाँ पे सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का। T3 और T4 हार्मोन्स उसमें जो कॉमन होते हैं। यहाँ पर थायराइड के दो टाइप्स होते हैं, जो कि एक हाइपर में आ जाता है और एक हाइपो में आ जाता है। आयुर्वेद में ना स्वस्थ आदमी जो है, स्वस्थ मनुष्य है, उसकी परिभाषा कही गई है। यदि मनुष्य मन से स्वस्थ है और आत्मा, उसके मल, धातु, दोष इत्यादि जो चीज़ें हैं, अग्नि उसकी अच्छी है, तो वो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसमें काउंट होगा। इसके साथ साथ ना मन की चिकित्सा पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बेसिकली थायराइड जो हार्मोन है हमारा, जो कि नेक के पास में स्थित है, ये अगर इसका सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर थायराइड की प्रॉब्लम जो है ना वो देखने को मिलती है। मोस्ट प्रोबेबली जो ये केस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेस लेवल से होता है। अब हम लोग समझेंगे थायराइड में जो हाइपर थायराइड है और हाइपोथायराइड है ना, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। हाइपो में आपको हाइपो का मतलब समझते ही पता लग रहा होगा, मोटापा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये कॉमन फैक्टर है हाइपो का। हाइपर में क्या होगा, सिक्रीशन जो है, यहाँ पर आपको वेट लॉस देखने को मिल सकता है। और भी चीज़ें हैं, मैं आपको डिवाइड करके बताते जाती हूँ। अब बात करते हैं हाइपोथायराइड की। हाइपोथायराइड बेसिकली होता क्या है। हाइपो के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, इसमें जो सिक्रेशन है ना हार्मोन्स का, यानी कि T3 और T4 हार्मोन जो आपकी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हैं, वो स्लो है, कम निकलता है यहाँ पर। और ये जो चीज़ है, ये जब सिक्रेशन स्लो होगा तो ये जो ग्लैंड है वो ठीक से अपना वर्क रोल नहीं करेगी। इसके साथ में इसके जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ना, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और स्पेशली ये जो चीज़ होती है वो महिलाओं में बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं पर ना ये स्ट्रेस से भी रिलेटेड है, मैंने आपको बताया। क्योंकि महिलाओं में घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी है, लेकिन महिलाओं पर कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बच्चे संभालना और भी घर के काम वगैरह। इसके साथ साथ जब ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुषों में देखने को मिलता है, बट अधिकतर महिलाओं में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो सिम्टम्स बोले गए हैं ना, सबसे पहला सिम्टम आता है आपकी अग्नि जो है वो स्लो हो जाना। मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताया है कि आयुर्वेद में ना 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है, जिसमें से जठरा अग्नि एक है। यदि ये अग्नि स्लो हो जाती है ना, तो हमारा जो शरीर है ना उसकी मैं आपको एक जो श्रीमद् भागवतम है वहाँ से एक सूत्र आता है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर कहते हैं, अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणी नाम देह मार्शित, यानी कि प्राणियों के अंदर जो अग्नि जल रही है ना वो मैं हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने जब ये व्याख्या की अर्जुन को कि मैं किन किन जगह हूँ, अर्जुन ने पूछा, तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारे पेट में जो अग्नि प्रज्वलित होती है ना, खाना जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कह देते हैं, मतलब जो आपके पाचन रस जिसे कह देते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं वही हूँ। तो तुम सोच लो, अगर तुम्हारे में वो प्रज्वलित है, वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, यानी कि तुम जीवित हो। ये सबसे बड़ी मतलब हमें भगवान ने अपने अंदर होने का एहसास उसमें करवाया। तो भगवान ने जठरा अग्नि को खुद बताया है कि मैं जठरा अग्नि हूँ तुम्हारे जो शरीर में चल रही है। अब यहाँ पे सप्त धातु अग्नि भी है, पंच महाभूतों की अग्नि भी है। तो इस तरीके से ना अग्नियां बहुत सारी है, लेकिन हमें समझना, अब हम इतना डेप्थ में आयुर्वेद नहीं जान सकते क्योंकि बहुत डेप्थ में है आयुर्वेद। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अग्नि काम कैसे करती है हमारे शरीर में। तो देखिए, जब अग्नि आपके शरीर में कार्य कैसे करेगी, आपने जैसे खाना
खाया, अब आपका जो खाना है यदि वो ठीक से पेट में जाके डाइजेस्ट हो रहा है तब तो आपका जो खाना है रस अच्छे से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्त धातुओं की भी अग्नि है, सातों धातु आपकी अच्छे से बन रही है, जिसमें से रक्त, रस, अस्थि, मांस, मज्जा, शुक्र, ये सारी धातुएं आती हैं। इनका मतलब साइकिल अगर अच्छे से चल रहा है ना आपके बॉडी के अंदर, तो आप देखेंगे आपका खाना अच्छे से लग रहा है आपके शरीर को, आपकी अस्थियां अच्छी है, आपके रक्त अच्छे से बनेगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, हर फंक्शन बॉडी का अच्छे से कार्य करेगा। लेकिन कहीं पे भी आपका खाना सिर्फ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली और सिर्फ आप खाए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हाइपोथायराइडमिक सिम्टम को लेके आती है, जिसे मंदाग्नि कहते हैं। तो मैंने आपको बताया हाइपोथायराइड में ना बेसिकली जो दोष उत्पन्न होते हैं वो होते हैं वात और कफ। सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी देखी जाएगी वो वात और कफ की देखी जाएगी। वात और कफ आयुर्वेद में ठंडी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। वात ड्राई है, कफ स्निग्ध है लेकिन साथ साथ में ठंडा भी है, वात भी ठंडा है। तो ऐसे लोगों को ना ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगना, वात का गुण है ड्राई, तो आपके हेयर्स बहुत ड्राई हो सकते हैं, हेयर फॉल आपको देखने को मिल सकता है। आपको कफ का जो नेचर है ना, कफ का नेचर आपको बॉडी में फैट दे सकता है, कफ का नेचर आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा दे सकता है अपने चेहरे पर, आपके चेहरे के अराउंड एरिया में, थ्रॉट जो रीजन है यहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, गले में उभार आना, जिसे गॉइटर बोला जाता है, जो कि थायराइड ग्लैंड जो है ये बटरफ्लाई शेप का होता है आपके यहाँ पर ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मतलब जो स्वेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके के फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा आप स्लीप ले रहे हैं क्योंकि कफ का गुण यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो भी आपको वो चीज़ होने को मिल सकती है। तो ये सारे लक्षण कुछ होते हैं जो कि आपको हाइपोथायराइड में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में आपको जॉइंट पेन होना, मसल्स वीक हो जाना, ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये सारे सिम्टम्स ना आपके गॉइटर यानी कि आपके थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है वो जितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हो सकता है कुछ को ये सिम्टम्स होते हैं, बहुत लोगों को नहीं होते हैं। अब ये हो गया हाइपोथायराइड। अब इसे समझते हैं क्या चीज़ें अवॉइड करें, क्या चीज़ें अवॉइड ना मतलब कंज्यूम करें हम लोग, जिससे ये चीज़ें जो है वो ठीक होती है, आपको नजर आए। तो देखिए आयुर्वेद में ना हर चीज़ का इलाज अलग अलग बताया गया है, हर तरीके की प्रकृति के हिसाब से उसका इलाज बताया गया है। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ देख लेते हैं। वात और कफ जो है ना दोनों के दोनों ठंडे हैं नेचर में, तो आपको कैसी चीज़ों का सेवन करना है जो कि नेचर में थोड़ी सी गर्म है। लेकिन साथ साथ में जब भी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं या कुछ भी ऐसे प्रयोग करते हैं जो कि रेमेडीज़ के तौर पर आप कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है यदि आप गर्म मेडिसिन भी ले रहे हैं उसका जो अनुपान है यानी कि उसका जो मात्रा है वो धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए, उसको ट्राई करिए कि आप जैसे वो ले रहे हैं और कितनी मात्रा में वो आपको सूट कर रही है। पहले थोड़ा लेकर देखिए, एक बार में ही आपको रिजल्ट आपको 2-3 बार में लेकर समझ में आ जाएगा बॉडी से कि हाँ इतनी मात्रा मुझे सूट कर रही है। तो त्रिकटु चूर्ण जो है यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करता है। जो भी मतलब हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर त्रिकटु चूर्ण का जो है काम बहुत अच्छा बताया गया है। तो आप वो ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, छाछ में मसाला छाछ बनाकर ले सकते हो। ये भी आपके मेटाबॉलिज्म जो है इसको बढ़ाता है। आपको मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है कि जब भी खाना खाने लगो आपकी मंदाग्नि है, मंदाग्नि का सबसे अच्छा आयुर्वेद में जो तरीका बताया गया है वो लेना है आपको। एक टुकड़ा 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, उसके अंदर उसको सेंधा नमक से लपेट देना है और उसको चबा चबा के खाना खाने से 10 मिनट पहले आप उसको चबा चबा के रस बनाना है उसका मुंह में। ये नहीं आपने मुंह में लिया जल्दी से चबाया और खा गए, आपको उसमें रस बनाना है, अच्छे से अपनी लार के साथ मिक्स करके उसको खाना है, जिससे आपके पेट में अब जो भोजन जाने वाला है वो उसके लिए अग्नि जो है वो अच्छे से बननी शुरू हो जाए। तो ये हाइपोथायराइड का जो सबसे अच्छा काम था वो मैंने आपको बता दिया। फिर से आप त्रिकटु चूर्ण जो है वो आप ले सकते हैं छाछ के साथ में या गर्म पानी में। सुबह उठ के गर्म पानी लिया आपने, उसमें डाल के ले लिया। अब साथ साथ में ना वात का नेचर भी है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जो नेचर में गर्म हो। यानी कि आपने अगर सूप बनाया तो सूप के ऊपर आपने थोड़ा सा घी डाल लिया और उसके बाद में आपने इसको पीना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या कर रही है, आपके वात को भी कम करेगी, घी से वात बैलेंस हो जाएगा क्योंकि स्निग्धता आपने वहाँ पर दे दी। और कफ में आपने वहाँ पर मसाला डाल दिया, जैसे त्रिकटु चूर्ण का पाउडर ही डाल दिया या गरम मसाले डाल दिए, वहां पर ये दोनों धातु इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी।
अब आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारी चिकित्सा भी बताई गई है। आप उपवास कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग के ऊपर भी मैं अपना एक वीडियो जल्दी ही लाने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, किस तरीके से फास्टिंग की जाएगी। आप लोगों की मतलब हेल्प के वजह से मैंने नेचुरोपैथी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है और आयुर्वेद भी मैं अच्छे से डेप्थ में स्टडी कर रही हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट का ऑलरेडी मैंने कोर्स करा है आप सभी लोगों के लिए, ताकि मैं आपको करेक्ट एडवाइस दे सकूँ। तो मैं आपको उसी के आधार पर ये चीज़ें बता रही हूँ। और उपवास आप करेंगे, उपवास करने के साथ साथ में क्या होगा आपको मैं बताती हूँ। देखिए, जब भी आप उपवास करेंगे ना, आप अपने वहाँ पर आकाश तत्व को ठीक कर लेंगे। तो आप जब उपवास करेंगे तो आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि आपको किस तरीके का उपवास सही लग रहा है। जैसे कई लोगों से एकदम से उपवास नहीं होता है, तो ट्राई करें एक दिन आपने जैसे दिन में खाना खा लिया, यानी कि सुबह का मील लिया और रात्रि का भोजन आपने अवॉइड किया, वहाँ पर आपने स्मॉल मील ले ली या फिर आपने दूध ले लिया। यहाँ पर डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। अब आपको किस तरीके का आहार आपको लेना है अपने डाइट में और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ये हम समझ लेते हैं। हाइपोथायराइड के लिए, हाइपोथायराइड में आपको सबसे पहले तो ना जो खाने की कंज्यूम करने की जब बात आएगी तो कैसा आहार लेना है। आप देखिए यहाँ पर गेहूं को थोड़ा अवॉइड करेंगे जितना हो सके, क्योंकि गेहूं का जो नेचर है ना वो गुरु है और ये क्या करता है आपकी बॉडी में ना स्निग्धता को बढ़ा देता है। तो ये आपकी कफ प्रकृति को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यदि आप गेहूं की जगह बाजरा, रागी, जवार इस तरीके की रोटी का सेवन करेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे ग्लूटेन फ्री डाइट आज की डेट में बोला जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। इसके अलावा आपको क्या लेना है, लेस आयोडीन फूड, यानी कि जिसमें नमक की मात्रा ना आपको थोड़ी सी कम कर देनी है अपनी, क्योंकि नमक जो है ना, नमक में नमी होती है और नमी जो इस चीज़ में होती है वो कफ भी वहाँ पर बढ़ा रहा है। तो ध्यान रखिए, नमकीन चीज़ें आपके कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो आप ट्राई करेंगे तली भुनी चीज़ें, बाहर का मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस तरीके की नहीं खाना है। अब मैंने मसाले का नाम लिया तो आप ये मत समझिएगा बहुत ज़्यादा मसाला खाने लग जाएं आप, बाहर का चटपटा आहार, ये सारी चीज़ें भी आपके कफ को बढ़ा देगी। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध हो गया, घी हो गया। घी देखिए आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के लिए उनका शमन करता है। तो यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, गरम गरम रोटी पर आप घी डालकर खाइए। ये आपके ड्राइनेस को भी नहीं बढ़ाएगा। अगर आप बाजरे की रोटी खा रहे हैं तो ड्राइनेस भी नहीं होने देगा, उस चीज़ को बैलेंस आउट करके रखेगा। अब यहाँ पर अगर मॉडर्न डाइट की बात की जाए तो सेलेनियम रिच फूड्स जो होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, आप यहाँ पर योगर्ट ले सकते हैं। तो ये भी आपको हाइपोथायराइड को बैलेंस आउट करने में मदद करेगा। अब आपको कौन से फूड अवॉइड करने हैं जिसमें गोइटोजिन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको अवॉइड करने हैं। इसमें जो मेन होता है वो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें टोफू आप समझ सकते हैं, आज की डेट में सोया चिप्स काफ़ी कॉमन है, तो यहाँ पर आपको इसे भी अवॉइड करना है। और क्रूसीफेरल जो वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि ब्रोकली हो गया आपका, और पत्ता गोभी हो गई, आप यहाँ पर जो कैबेज हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है, ये आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपके सामने सारा चार्ट खुल के आ जाएगा। इन सब को भी आपको अवॉइड करके चलना है। यहाँ पर कुछ कॉमन होते हैं, जैसे पीनट्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और जो स्वीट पोटैटो होता है वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं लेनी है आपको। अब इसके साथ साथ में जब आप आहार का ध्यान रखते हैं तो अपना थोड़ा सा वर्कआउट के ऊपर भी फोकस करना है। वर्कआउट में आप योगा में जाइएगा, योगा आसन में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। मेडिटेशन एंड योगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे थायराइड को ठीक करने में। थायराइड बेसिकली अगर आप ठीक करना चाहते हैं ना, तो देखिए योगा टेक्निक जब भी हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, इसको रिलीज करने में बहुत हेल्प करेगा और इससे आपका थायराइड धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और आप कौन से जो भी मतलब योगा है वो करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, किस जगह की प्रॉब्लम है उसको पकड़िएगा पहले। ये है थ्रॉट रीजन की। जिस भी आसन में आपका थ्रॉट पार्ट जो है वो खिंचता है, यानी कि इस तरीके से आपको खिंचाव महसूस होता है, वो सारे एक्सरसाइज आपके नेक के एरिया के लिए, यानी कि हाइपोथायराइड के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। यहाँ पर कुछ मैं आपको बता देती हूँ। चक्रासन है, सर्वांग आसन है, भुजंग आसन है। यहाँ पर आप कपालभाति भी कर सकते हैं, मेडिटेशन में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा
अच्छा आपके लिए काम करेगा थायराइड को ठीक करने में। और यहाँ पर आप जैसे बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, आपको मैं नाम सजेस्ट कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब जब भी कुछ रेमेडीज़ की बात की जाएगी कि हम थोड़ी बहुत रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं, तो आंवला सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे कि घी है वो तीनों दोषों का शमन करता है, उसी तरीके से आयुर्वेद में ना आंवले को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया गया है, साथ में एलोवेरा को भी बहुत अच्छा बताया गया है। तो लेडीज़ के लिए तो ये दोनों चीज़ें उनके डिक्शनरी या उनके डेली रूटीन में होनी चाहिए कि हमें कोई भी बीमारी का इलाज करना है तो ये वाली चीज़ तो आएगी ही आएगी खाने के अंदर। तो आंवले को आप अपनी डाइट में रखिए, किसी भी फॉर्म में आप आंवला ज़रूर खाइए। आप एलोवेरा का जो फ्रेश कटा हुआ गूदा है उसको भी डेली अपने डाइट में रखिए, तो ये आपके पेट को भी साफ करने में मदद करेगा। और एलोवेरा के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। अब जब भी स्ट्रेस की बात आएगी, बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कोई भी तरीके का जो पार्ट जो कि आपके स्ट्रेस से जुड़ा है, तो आयुर्वेद में नासा ही सिरसो द्वारम, यानी कि आपका जो नस्य है ना, यानी कि आपका नाक है वो आपके सिर का द्वार है। आपके जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं सिर से, हेड से, वो सभी को नस्य जो हम चिकित्सा करते हैं, यानी कि नाक में तेल डालने वाली या घी डालने वाली चीज़ है, वो हम इससे ठीक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हाइपोथायराइड में आपको नाक में स्निग्धता के साथ साथ में गर्म चीज़ों का प्रयोग करना है, तो ऐसी ऑयल, इसमें आप अणु तेल का यूज कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा रोल प्ले करेगा। इसके साथ में अगर आप नहीं जानते अणु तेल क्या होता है तो आप घर का यूज कर सकते हैं। आप सरसों का तेल डाल सकते हैं नाक के अंदर, या फिर आप घी भी डाल सकते हैं अगर आपसे उतनी जलन जो है वो महसूस नहीं होती है, आपसे नहीं होती है। आप जैतून का तेल यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो नेचर में गर्म है, क्योंकि तेल का नेचर स्निग्ध होता है, तो वात और कफ दोनों का यहाँ पर शमन करेगा। साथ साथ में आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। थोड़ी देर आप प्राणायाम अगर करते हैं, कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं, वहां पर भी आपको हाइपोथायराइड से रिलीफ मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो आपको, अगर आप थोड़ी देर भी अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर आप थोड़ी देर शांत रहना स्टार्ट करते हैं, आपका मन, आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और इससे आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में ना इसमें एक चिकित्सा बताई जाती है पंचकर्म में। जब भी ब्रेन की बात आती है तो शिरोधारा, ये भी आप अपने आसपास के जो भी पंचकर्म सेंटर्स होते हैं वहाँ से करवा सकते हैं। आपको इससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। ये आपको बहुत ही हद तक काफ़ी मतलब आपके ब्रेन को शांत करने में मदद देगा। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उपटन क्रिया आप कर सकते हैं। उपटन से क्या होता है, आपके शरीर में एक तो चमक आती है, आपके स्किन मतलब क्लीन होने लगती है, पोर्स जो हैं आपके बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं और ओपन अप होने लगते हैं। साथ में जब भी आप उपटन करते हैं ना, तो इससे आपके शरीर का कफ ठीक होता है। कफ ठीक होने के साथ साथ में क्या होता है, आपके शरीर में यदि आपका मोटापा है तो आप उपटन करना स्टार्ट कीजिए, डेली अभ्यंग करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे शरीर में कसाव आना शुरू होता है, और जो फैट है डिपॉजिट आपके बॉडी के ऊपर, वो धीरे धीरे कट डाउन होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं हाइपोथायराइड के बाद में हाइपरथायराइड। ये कैसे काम करेगा हमारे बॉडी में। देखिए, हाइपो से जस्ट ऑपोजिट होता है हाइपर। हाइपर अगर आप में है सिम्टम्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे वात के साथ में पित्त मतलब डोमिनेंसी आपको दिखेगी, वात और पित्त दोनों बढ़े हुए हैं। और हाइपो से जस्ट ऑपोजिट होता है, वहां पर भूख कम लगेगी, आपका खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट होगा, आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही होगी, बार बार खाने के बाद भी आपके शरीर को कुछ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा इतना खाता है ये इंसान, इसको भूख बार बार लगती है, फिर भी इसके बॉडी में फैट नहीं आता है कहीं से भी। आपका वेट अंडर वेट आप जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सिक्रीशन जो हो रहा है ना हार्मोन्स का, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप ओवर थिंकर हो सकते हैं, ओवर थिंक करेंगे किसी भी चीज को लेके, आपका जो नर्वस सिस्टम, एंजाइटी, इस तरीके की जो तकलीफें हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी आपको सेम जॉइंट पेन वाली चीज देखने को मिल सकती है, हेयर फॉल भी साथ में देखने को मिल सकता है, और आपको हेयर ड्राई भी देखने को मिल सकते हैं, बाल गिरना बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट देखने को मिल सकती है, हार्ट में
पल्पिटेशन जिसको बोला जाता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। हार्ट बीट बहुत तेज़, धक 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 सांस चलने लग जाती है। कभी कभी आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस भी देखने को मिल सकता है अपने हैंड्स में और अपने लेग्स में। तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है। अब देखिए इतने सारे यहाँ पर सिम्टम्स बता दिए। अब आपको एक चीज़ समझ जानी है कि अगर वात और पित्त है तो सबसे पहले यहाँ पर इंसान को गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी सहन नहीं होगी। तो वो जब भी गर्मी होगी तो उसको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत पसीना आना, एक्सट्रीम पसीना आना, तो यहाँ पर ये चीज़ में आपको देखने को मिलेगी लक्षणों में। अब इसे कैसे ठीक करें? सेम वात कफ जब हमने देखा तो वहाँ पर गर्मी देनी थी हमें इंसान को, क्योंकि वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें ऑलरेडी इतनी हीट है कि हमें उसको कूल डाउन करना है टेम्परेचर में, क्योंकि पित्त भी बढ़ा हुआ है, वात भी बढ़ा हुआ है। हवा क्या कर रही है, अग्नि को बढ़ा रही है। हवा का काम है, आप वात को हवा से समझ सकते हैं और जो पित्त है उसको अग्नि। तो अब जब हवा चलेगी तो ना अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अग्नि को बढ़ाने का कार्य हवा करती रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसे हमें कूल डाउन करना है। तो यहाँ पर घी सबसे अच्छी चीज़ है। आप अपनी डाइट में जितना अच्छा घी खाते हैं वो आपको बहुत अच्छा काम देगा। जैसे सर्दियों में लड्डू बनाकर हम लोग खाते थे, तो वो चीज़ें आप खा सकते हैं। आप लड्डू बनाकर रख सकते हैं अपने लिए, क्योंकि लड्डू आपको फैट नहीं देगा। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के अंदर कि घी खाने ही से हमारे बॉडी में फैट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सबको नहीं लगती है वो चीज़ें। तो अगर इस तरीके की शिकायत आपको दिख रही है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, जितना आपको पचता है आप उतना घी खाइए रोटी पे डाल के। आप यहाँ पर गेहूं की रोटी प्रेफर करिए। आप गेहूं की रोटी के साथ में ये चीज़ें खाएंगे तो आपको हेल्प मिलेंगी। फिर से आपको आहार में जैसे क्या चीज़ें यूज़ करनी है, हाइपरथायराइड में आपको दूध, घी, दही, इस तरीके की चीज़ें लेनी है जो डाइजेशन में थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है, डाइजेशन बहुत जल्दी हो रहा है चीज़ों का। और ये चीज़ें आपको थोड़ी हैवी भी ले लेंगे ना तो भी यहाँ पर काफ़ी आपको हेल्प मिलेंगी। आप यहाँ पर काले मुनक्का खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना अगर आप अभ्यंग करेंगे, अभ्यंग यानी शरीर पर मालिश करना वात की सबसे अच्छी चिकित्सा है। लेकिन साथ साथ में ये भी समझना पड़ेगा अभ्यंग कौन से ऑयल से करें। अभ्यंग आपको किस ऑयल से करना है, यहाँ पर आप ठंडे तेलों का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पित्त है, यहाँ पर बॉडी में जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, नारियल का तेल आप यूज़ कर सकते हैं अभ्यंग के लिए, और घी भी यूज़ कर सकते हैं आप, गाय का घी आपको मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे आपके अभ्यंग के अंदर। इसके साथ साथ में आप प्राणायाम कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत वाला कार्य नहीं करना है हाइपर थायराइड के अंदर। हाइपर थायराइड में आप थोड़ा रेस्ट करिए बॉडी को। ज़्यादा अगर आप थक जाते हैं कोई काम करने से तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको जल्दी फास्ट वर्कआउट नहीं करना है, या आप सोच रहे हो वर्कआउट में बहुत जल्दी कर लूँ, तो ये भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। आप थोड़े से काम वाली चीज़ें या काम वाले वर्कआउट अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ साथ में आप यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आपको रिजल्ट्स देखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मेडिटेशन में आप एक तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, इस तरीके के जो प्राणायाम होते हैं वो आप कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आई होप मैंने अपनी पूरी वीडियो के माध्यम से आपको थायराइड जो फंक्शन है हमारे बॉडी में वो समझाने की कोशिश की। लेकिन साथ साथ में ना मैं आयुर्वेद को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैंने मॉडर्न वे में भी चीज़ें पढ़ी है और मैंने आयुर्वेद में भी पढ़ी है। तो दोनों को जब मैं कंबाइन करके आप लोगों को गाइड कर रही हूँ ना, तो सबसे पहले मैं आपको आयुर्वेदा इस तरीके से गाइड करूंगी कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। क्योंकि आयुर्वेद साफ साफ कहता है आपकी कोई भी बीमारी होती है ना शरीर के अंदर, वो आपकी दिनचर्या से होती है। यानी कि आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बीमारी है ये। तो अगर आपका लाइफस्टाइल आप अच्छा कर लेते हैं, डेली जो ऋतुचर्या में बताया गया है, दिनचर्या में बताया गया है, ये सारे वीडियोस आपको जल्दी मिलने वाले हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो बने रहिएगा। इन सभी को फॉलो करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो दिनचर्या के ऊपर ही बनाकर दूंगी आपको। तो इसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक लाइफस्टाइल को बैलेंस कर सकते हैं और डेली आपको क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी आपके लिए अच्छी रहेगी, इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा।